नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में तीसरे दौर के लिए मतदान कल। राजधानी पटना समेत 6 जिलों की 50 सीटों पर चुनाव की तैयारी पूरी। दांव पर लालू के बेटों की किस्मत। अरुण शौरी के बयान को वेंकैया नायडू ने किया खारिज। कहा, विकास के लिए सरकार उठा रही है कदम। शौरी ने की थी केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने की तैयारी। जस्टिस आर.बी. ईश्वर की अगुवाई में कमेटी का गठन। वित्त मंत्री ने की ई सहयोग और पैन कैंप की शुरुआत। सुरक्षा परिषद में सुधार पर भारत और अफ्रीकी देशों का जोर। आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा। शिखर सम्मेलन के मुख्य दस्तावेज को विदेश मंत्रियों की मंजूरी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 300 पार। नवाज शरीफ ने लिया राहत और बचाव कार्यों का जायजा। अमेरिका ने की मदद की पेशकश। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए कल मतदान होना है और इस दौर में पटना समेत 6 जिलों की 50 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसी दौर में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दोनों बेटे भी चुनावी रण में हैं। इस बीच मतदान से पहले महागठबंधन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन मिला है। केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए नीतीश के पक्ष में वोट करने की अपील की है। बिहार चुनाव के तीसरे दौर में बुधवार को 6 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इनमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिले शामिल हैं। इस दौर की 50 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तीसरे दौर में पटना जिले में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं, सारण में 10, वैशाली में 8, नालंदा और भोजपुर में 7-7 और बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तैनात रहेगा और इसके अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 3 टायर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त एयर सर्विलेंस, मोटर बाइक पेट्रोलिंग, माउंटेड पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस दौर में कुल 808 प्रत्याशी हैं, जिनमें 283 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 71 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। तीसरे दौर में सबसे ज्यादा 47 उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं। इसके बाद 34 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। आरजेडी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो सीपीआई ने 19, जेडीयू ने 18 और एलजेपी ने 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं सीपीएम ने 7 और कांग्रेस ने भी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा एनसीपी और आरएलएसपी ने भी 2-2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन इस फेज के 14,170 हैं एंड इस बार 3,270 वीवीपैट्स इसमें यूज किया जाएगा। तीसरे दौर के मतदान से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बिहार की जनता से नीतीश के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रविवार को ट्विटर पर नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता से वोट की अपील कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बिहार में जारी चुनाव प्रचार और तीसरे दौर के मतदान पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी हैं। ओम जी, स्वागत है आपका। ऐसा लग रहा था कि पहला फेज जब चुनाव प्रचार हो रहा था कि शब्द जो थे वो गरिमाएं जो मर्यादा थी उसको तोड़ चुके थे और तीसरे दौर में ऐसा लगता है कि सबसे निचले स्तर पर आ चुके हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा ही कोई नई बात नहीं है, चुनाव में होता है और पहले भी हम लोग देखते आए हैं। अजीब इसलिए थोड़ा अब लगता है कि इसमें चूंकि प्रधानमंत्री खुद चुनाव मैदान में हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और उस वक्त चुनाव प्रचार के दौरान कुछ इस तरह की बातें कहते थे तो विवाद तो तब भी होता था, लेकिन अब थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर लालू यादव जो हैं वो तो इसके लिए जाने जाते हैं, हल्की बातों के लिए उन्होंने अपना जो चरित्र है वो एक जोकर की तरह कह सकते हैं, कौतुक की तरह किया हुआ है। और उनके जो मतदाता हैं, ये शायद प्रधानमंत्री जी भूलते हैं कि लालू के मतदाता उनका वो जो कौतुक रूप है वो पसंद करते हैं और लालू क्या करते हैं कि मोदी जी को अपने पाले में लेके आते हैं और उसके बाद में उनकी कही हुई चीज़ों को वो इस तरह से पेश करते हैं जैसे उनके पूरे समुदाय के साथ में मोदी जी जो है वो कितना अन्याय कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों तरफ से हैं हल्की, लेकिन मेरे ख्याल में जाने अनजाने उसके ट्रैप में
मोदी जी पड़ गए हैं, अब उसका फ़ायदा उनको लगता है कि शायद इसका लाभ होगा, और हो सकता है कि इसका लाभ ना हो, इसका उल्टे नुकसान और लाभ लालू यादव उठा जाएं। और जिस तरीके से इस दौर में, क्योंकि बहुत क्रूशियल दौर कहा जा रहा है, 50 सीटें हैं, जेडीयू के पास 23 थी, बीजेपी के पास 20 थी, और कहा ही जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के लिहाज से बहुत अहम ये रण रहेगा। यहाँ पर जिस तरीके से ठीक चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर एक प्रधानमंत्री ने बात कही है, उसको लेकर विपक्ष के जिस तरीके के तेवर नीतीश कुमार ने जो सफाई दी, और या फिर नीतीश कुमार ने जो कहूँगा जवाबी हमला दिया, किस तरीके से आप देखते हैं इस बयान को और इस दौर के चुनाव से जोड़कर? तो मैंने पहले बात कही थी, इशारा उसी तरफ था। ये पहले जब उन्होंने इस किस्म की बातें की, जैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात उन्होंने शिमला में कही, तो वो बात जो थी उसकी भी बहुत आलोचना हुई थी। अब ये जो बात है वो आलोचना होती रहेगी, पर उनको लगता है कि चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि इस बात को मत भूलिए कि उनको चुनाव आयोग वो आंख पे पट्टी बांध करके बैठा हुआ है, और चुनाव चौथे और पांचवें चरण के जहाँ पे होने वाले हैं उसके लिए मोदी जी भाषण दे रहे हैं, और उन भाषणों को लाइव, जहाँ तीसरा मतदान कल हो रहा है, जहाँ चुनाव कानून बंद हो चुका है, वहाँ पे वो भाषण दिखाई जाए, तो सारा का सारा मजाक जो है वो चुनाव आयोग का वहाँ पे बन के रह गया है। क्योंकि अगर चुनाव प्रचार आज भी कायम है, और उस चुनाव प्रचार में मतदान में जाते व्यक्ति को, जिसमें दलितों, महादलितों का एक समुदाय बड़ा है, उनको मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री, कह रहा है कि आपके 5% आरक्षण को लालू और नीतीश जो है वो खत्म करके और मुसलमानों को देने जा रहे हैं। वो ही सोचते हैं कि अब हमको मुसलमानों की मतों की जरूरत नहीं है, चाहे आखिरी चरण में काफी उनका है। उनको, मुझे लगता है कि वो हिंदू और मुसलमान के नाम पे ये जो पोलराइजेशन है, उनको लगता है कि इस तरफ सारे मत अगर हमारे आ जाएं, जिसमें दलित महादलित भी शामिल हैं, तो उन्होंने कहा है। लेकिन ये झूठ है। ऐसा जो है न नीतीश ने कहा न लालू ने कहा। अब बाद में इसका पोस्टमार्टम होता रहेगा, लेकिन मतदान तो हो चुका होगा। पर मैं सोचता हूं कि ये चीज जो है ये उनकी छवि को जो है ना काफी आंच पहुंचाती है कि जो चीज नहीं है उसको आप चुनाव के लिए गढ़ लें, और एक तरीके से सांप्रदायिक हो जाती है, क्योंकि आप उसमें हिंदू मुसलमान की बात ले आते हैं कि मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए आपको नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र, ये सब उन्होंने षड्यंत्र कहा है कि हो रहा है, साजिश हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये हल्की बात है, और सांप्रदायिक होने के नाते शोभा भी नहीं देती है कि प्रधानमंत्री। इस दौर में मैं बयानों को देख रहा था कल से अब तक, ओम जी, बीजेपी के कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं वो लोग, कि जो ध्रुवीकरण की बात थी, जातिगत ध्रुवीकरण, उसको महागठबंधन ने उकसाया, हवा दी है, और इसी का फायदा उठाने की फिराक में है, और बीजेपी इससे दूर थी, लेकिन मजबूरी वश उसको इस खेल में एक खिलाड़ी के तौर पर उतरना पड़ा है। ये तो खैर मेरे ख्याल में करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को बहुत बड़ी तादाद में टिकट दिया है जो महागठबंधन में पहले जीत करके आए हुए लोग थे, अब वो इनके अपने हैं। दूसरा, अपराधियों को भी दिया है। भारत के पूर्व गृह सचिव जो भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने खुला कहा था कि इस तरह का हो रहा है। लेकिन ये बात एक हद तक सच भी है कि लालू यादव जो राजनीति करते हैं, नीतीश के बारे में तो ऐसा नहीं है, लेकिन लालू यादव जो हैं वो खुला जाति का खेलते हैं, इसलिए उनका अपना एक वोट बैंक बना हुआ है। नीतीश का वोट बैंक नहीं है, चाहे उनका अपना समुदाय चाहे उनके साथ में हो, लेकिन उनकी एक विकास की छवि बनी है, और ये बार बार उनको हॉन्ट कर रही है मोदी जी को। इसलिए मोदी जी वहाँ पे विकास का नारा लेके गए थे, पर बाद में पता चला कि वो पिट रहा है, क्योंकि 18 महीने में देश में विकास नहीं हो सका। तो वो विकास जो है, उस किस्म का विकास आप बिहार में करके दिखाएंगे तो वोट मिलेंगे नहीं। फिर दादरी, दाल, गोहाना, कुत्ते, गाय, ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारा उनको लगा कि तो बहुत भारी पड़ रहा है, तब उन्होंने ये वाला संप्रदाय वाला पत्ता खेला है। लेकिन जाति का खेल जो है लालू यादव करते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं करती आई है। ये अगर हम कहेंगे तो ये भी गलत हुआ। ओम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमसे। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। देश, एजेंडा 1, खत्म हो आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में हो सुधार, जरूरी है जलवायु परिवर्तन पर काम, बने भारत अफ्रीकी देश साझेदार। देखिए पहली खबर, भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन, रात 8 बजे।
भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। अफ्रीकी देशों ने विकास के मुद्दे पर भारत से अपनी भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने जलवायु परिवर्तन और साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन के मसलों पर भी अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की है। गुरुवार को भारत और अफ्रीका के बीच मुख्य सम्मेलन होगा और एक साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और जिम्बाब्वे के विदेश मंत्री सिम्बरासे मुम्बांगेवी ने की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की पुरजोर पैरवी की और इसके लिए अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। India and Africa can no longer be excluded from their rightful place of the permanent membership of the UN Security Council. How can we expect legitimacy from a governance structure that excludes the entire African continent and a country which represents 1/6 of humanity? विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी अफ्रीकी देशों के समर्थन का प्रस्ताव रखा। सुषमा स्वराज ने खासतौर पर सीमा पर आतंकवाद और अंदरूनी मामलों में बाहरी दखल का विरोध करने की अपील की। We must step up our cooperation through intelligence exchange, training and other measures to counter this menace. We also hope that the international community will cooperate with urgency to adopt the Comprehensive Convention against International Terrorism. अफ्रीकी देशों ने विकास के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। खासकर मानव संसाधन के विकास, लघु और मध्यम उद्योगों में वो भारत में सक्रिय भूमिका चाहते हैं। The MSMEs share in economic activities continue to grow steadily. In many of our countries, more than 70% of employment is generated through this sector. विदेश मंत्रियों की बैठक में मुख्य सम्मेलन में पारित करने के लिए 2 दस्तावेजों पर भी चर्चा की गई। इसमें एक वैश्विक मामलों पर सहयोग के लिए राजनीतिक दस्तावेज है और दूसरा आपसी विकास के लिए मिलकर काम करने के लिए रणनीतिक दस्तावेज। हालांकि इस पर थोड़े मतभेद हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अलग से मुलाकात कर इन मसलों पर सहमति बनाने की कोशिश की। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच मुख्य सम्मेलन गुरुवार को होगा। बात जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आ रही है, खासकर सुरक्षा परिषद में बदलाव और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति की, तो भारत को इसके लिए सहमति बनाने पर काफ़ी प्रयास करने पड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि शुक्रवार को जब शिखर सम्मेलन होगा उसमें किस तरह के सहमति के बिंदु बन पाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली के शिखर सम्मेलन स्थल से अखिलेश सुमन। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि मौजूदा विकास दर से भारत संतुष्ट नहीं है। उनके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में और तेजी से विकास की संभावनाएं हैं। जेटली आज दिल्ली में चल रहे भारत अफ्रीका समिट फोरम के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका मिलकर दुनिया के लिए विकास का इंजन बन सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि भारत और अफ्रीकी देश मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का इंजन बन सकते हैं। भारत अफ्रीका फोरम समिट में शिरकत करते हुए जेटली ने कहा कि अफ्रीकी देशों के साथ कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। India and Africa together may well become the engines of growth for the entire world. India can contribute its capital, skills, technological capabilities to sustain Africa's growth. Africa in turn can support India's growth through mutually beneficial resource partnership and easier access to each other's expanding markets. इस मौके पर सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और तेजी से विकास कर सकता है। And when I say we aspire to grow much faster, we are still not satisfied with the present growth rates that we've achieved. They may be, in comparison to rest of the countries, quite reasonably high. But our potential, I think, in a friendlier environment, both within and outside, is much higher. केंद्र सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI से जुड़े नियमों को और सरल बनाने में जुटी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसके लिए ऐसी शर्तों को खत्म किया जा रहा है जिनकी मौजूदा आर्थिक हालत में जरूरत नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर से जुड़े नियमों को सरल बनाया जाएगा और इसके लिए वित्त मंत्रालय ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस RV ईश्वर की अगुवाई में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति अगले साल 31 जनवरी तक शुरुआती रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में सहकारी और निजी क्षेत्र के कई
एक्सपर्ट शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात की जानकारी दी। जेटली ने आज आयकर विभाग की सेवाओं में सुधार की 2 पहल ई सहयोग और पैन कार्ड की शुरुआत की। ई सहयोग के जरिए आयकरदाताओं को उनके ईमेल पर नोटिस भेजा जाएगा। अब करदाताओं को छोटे छोटे मामलों को लेकर आयकर कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। पैन कैंप का मकसद पैन रखने वाले लोगों का दायरा बढ़ाना है और उसके लिए देश भर में पैन कैंप लगाए जाएंगे। Time has come also to look at some provisions of the Act and how they can be, their drafting quality can be improved in order to avoid ambiguity, and so that everybody is certain of as to what the Act itself says. So therefore, we've constituted now a committee to simplify the provisions of the Income Tax Act. केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के उस बयान को निजी राय बताकर खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था सुधार का मतलब सुर्खियों का प्रबंधन मानती है और उसमें पिछली सरकार की झलक दिखती है। अरुण शौरी के इस बयान ने कांग्रेस में दूसरे पक्षी दलों को सरकार को घेरने का एक मौका दे दिया है। That managing the economy means managing the headlines about the economy. And this is not really going to work. Everybody is busy, everybody is doing very hard work, but it is not resulting in the 2-3 big things that were a problem at that time. सोमवार को एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज की आलोचना की। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने अरुण शौरी के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री काम की जगह सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। तो अरुण शौरी साहब ने सही कहा कि ये सरकार जो है बिल्कुल सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहती है, किसी भी कीमत पे हेडलाइन में बने रहें, टेलीविजन पे बने रहें, अखबारों के सुर्खियों में बने रहें, रेडियो पे बने रहें, पर सरकार काम कब करना शुरू करेगा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के बयान को खारिज कर उसे निजी राय करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि सरकार तेजी से विकास के लिए जरूरी कदम उठा रही है। हमारा प्रायोरिटी है डेवलपमेंट के अलावा और कोई विषय है नहीं। हमारा सरकार ने कोई गलती किया नहीं और ये कमजोर सरकार को बताना तो गलत होगा। सब लोग कह रहे हैं शक्तिमान है, सब लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री ऑल पावरफुल हो गया, ये लोग आलोचना भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कमजोर प्रधानमंत्री। तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा करने का जरूरत नहीं है। अरुण शौरी ने कहा था कि लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिनों को याद करना शुरू कर दिया है और एनडीए सरकार की नीतियां यूपीए सरकार की तरह ही हैं। सरकार न तो कोई बड़ा बदलाव कर पा रही है और न ही प्रशासनिक अड़चनों को दूर कर पाई है। अरुण शौरी इससे पहले मई में एनडीए सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर मौजूदा आर्थिक नीति को दिशाहीन बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी गरीबों और दलितों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। दिल्ली के लाल किला मैदान में वाल्मीकि जयंती पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने दलितों को शिक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने दलितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। अगर हम चाहते हैं कि इस देश में सब लोग खुशी से रहें, तो जो कमजोर लोग हैं, जिनको दबाया जाता है, जिनको जगह नहीं मिलती, उन पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को गीता से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर गीता को भारत और पाकिस्तान की बेटी बताया। गीता के साथ कराची के ईदी फाउंडेशन के सदस्य भी थे। इससे पहले गीता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। गीता सोमवार को कराची से दिल्ली पहुंची थी। फिलहाल उन्हें इंदौर के एक संस्थान में रखा जाएगा। डीएनए टेस्ट के जरिए गीता के परिवार को खोजने की कोशिश हो रही है। दिल्ली सरकार के आश्वासन के बावजूद निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। दिल्ली में हर चौक चौराहे पर कचरे का ढेर लग चुका है और सफाई कर्मचारी अपने बकाया भुगतान की मांग पर अड़े हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी में ये कचरा 5 दिन से सड़क पर है।
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सड़कें कूड़े का ढेर बनती जा रही हैं। लोगों के लिए इन रास्तों से गुजरना तक दूभर हो गया है। आम की जनता देखिए कि बदबू कितनी फैली हुई है, सारी जनता लोग परेशान है, निकलना दुलबल हुआ पड़ा है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। बदबू आती है इतनी, घर में रहना तक मुश्किल है। घर में कूड़ा पड़ा हुआ है, 2-2, 4-4 दिन के घर से कूड़ा नहीं उठा हुआ है अभी तक। हालांकि दिल्ली सरकार ने तीनों निगमों को 1100 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। बावजूद इसके सफाई कर्मचारी काम पर आने को तैयार नहीं है। ये कोई सफाई कर्मचारी वर्क पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना केजरीवाल जी दे रहे, ना नरेंद्र मोदी साहब दे रहे। हमारा मानना है मोदी साहब को स्वयं रुचि लेकर के जो उनका सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत मिशन का, उन्हें स्वयं हस्तक्षेप करके इन सफाई कर्मचारी वर्ग की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एमसीडी का आरोप है कि दिल्ली सरकार उसे समय पर पैसे नहीं देती। इससे सफाई कर्मचारी बार बार हड़ताल पर चले जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये दिल्ली सरकार के खिलाफ एजिटेशन के रूप में होना चाहिए, क्योंकि वाकई इस मामले में दिल्ली सरकार ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। वो सिर्फ राजनीति कर रही है। सफाई कर्मचारी वेतन बढ़ाने, एरियर भत्ते और कैशलेस मेडिकल सुविधा जैसी मांगों को लेकर शुक्रवार से ही हड़ताल पर हैं। इस साल सफाई कर्मचारी तीसरी बार हड़ताल पर गए हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के सरकारी विज्ञापन से जुड़े फैसले की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। अगले साल 12 जनवरी को इस मामले की अब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए दिल्ली समेत कई राज्यों ने एक याचिका दायर कर रखी है। कोर्ट ने इस साल मई में सरकारी विज्ञापनों में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश की फोटो लगाने का फैसला दिया था। श्रीलंका ने 34 भारतीय नाविकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें बीती रात कचितीव द्वीप के पास से श्रीलंकाई नौसैनिकों ने पकड़ा। मछुआरों पर श्रीलंका की जल सीमा में मछली पकड़ने का आरोप है। निजाफना और मन्नार के मत्स्य विभाग को सौंपा गया है। इनमें से 23 मछुआरे पुन्नुकोटी जिले के कोट्टाईपट्टनम के हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने 7 नावें भी जब्त की हैं और मछुआरों के 40 जाल भी बर्बाद कर दिए। सोमवार को AIADM के सांसदों ने विदेश मंत्री से मिलकर मछुआरों के मामले में दखल की मांग की थी। மாறி மாறி இப்படி இருநாட்டு மீனவர்களையும் இருநாட்டு அரசாங்கம் மாறி மாறி சிறைபிடித்து மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க। மீனவர்கள்லாம் ராமேஸ்வரம் பகுதியில் கடலுக்கே போக பயந்துக்கிட்டு अण्डे மாநிலங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து செல்றாங்க। नेपाल में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार पर राजनीतिक दलों में सर्वसम्मति नहीं बन सकी और इसके बाद बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया। नेपाली कांग्रेस पार्टी ने कुलबहादुर गुरुङ को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सत्तारूढ़ CPN ह्युमेल ने विद्यादेवी भंडारी और नेपाल वर्कर्स एंड पिजन्स पार्टी ने नारायण महाराजन को मैदान में उतारा है। बुधवार सुबह उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। नेपाल में नए संविधान के मुताबिक संसद की पहली बैठक के 1 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव जरूरी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 के पार पहुंच चुकी है। अकेले पाकिस्तान में 250 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। दोनों ही देशों में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अमेरिका ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मदद की पेशकश की है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लोग घरों से मलबा साफ कर रहे हैं। सोमवार आए भूकंप से इस प्रांत में सबसे ज्यादा मौत हुई है। पूरे पाकिस्तान में 1600 से अधिक लोग घायल हैं। पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज हो गया है। स्वात में न्यू रोड पर काम कर रहा, चावल की दुकान पर, तो फिर दौड़ा दूसरी साइड पर, फिर आया तो वापस ऊपर से बिल्डिंग गिर पड़ी और मैं उसमें फंस गया। अधिकारियों के मुताबिक चित्राल, स्वात, सांगला, ऊपरी और निचले दीर और तुअरघर जिले भूकंप से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इन इलाकों में 2500 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। सेना ने नुकसान के आंकलन का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी उच्च स्तरीय बैठक कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। जितने भी रिलीफ गुड्स हैं वो वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। MS-17 एक पहले चित्राल जा चुका है जिसमें 3000 kg जो है वो राशन आइटम्स लेकर गया है। ये MS-17 दूसरी सॉर्टी है, इसमें भी हम 3000 kgs जो है वो राशन आइटम्स लेकर जा रहे हैं। उधर अफगानिस्तान में भी हालात खराब हैं। भूकंप के असर से 4000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं।
इसका सबसे ज्यादा असर बादशाह खान प्रांत में है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों से एक दूसरे की मदद की अपील की है। غوښتنه مې له ټولو وطنوالو نه دا ده، مخصوصا هغه وطنوالو نه چې کلي کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सोमवार को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र अफगानिस्तान में हिंद कुश में था। अब तक 7 और शक्तिशाली झटके आ चुके हैं। पिछले एक दशक में यह सबसे बड़ा भूकंप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।